जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में हम कोई एक टॉपिक पे बात ना करके बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें लोग पूछते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि प्रिडिक्शन कैसे होती है और ये एनालिसिस कैसे होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे कि एनालिसिस और प्रिडिक्शन कैसे होते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं प्रिडिक्शन एनालिसिस देने जा रहा हूँ, उसका पूरा थिंकिंग प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि अभी आपको पता है कि नोएडा में बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं। वर्कर बिल के ऊपर लेके एक छोटी सी चीज़ शुरू हुई थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में इसका बिल से और वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये आईएसआई द्वारा एक मॉडल है जो कि उनके स्लीपर सेल्स और उनके इन लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है ये सारे दंगे करने के लिए, ठीक है? ये कोई फ्री में नहीं आ रहे हैं लोग, कोई खाली लोग नहीं है। जो एक्चुअल में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और जो वर्कर्स हैं या किसी भी तरीके कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उनके पास आपको लगता है कि इतना टाइम होगा कि वो जाके ये सारी हरकतें करें। अच्छा, ये टेंडेंसी कि चीज़ें तोड़ देना, फोड़ देना, ये एक आम आदमी की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है? ये रुपए दे के जो भाड़े के टट्टू होते हैं ना, जैसे कि आपने रुपए दिया, या फिर अगर बड़े लेवल पे देखते हैं, आर्मी लेवल पे तो जो मर्सनरीज होते हैं, खैर उनका काम अलग होता है। लेकिन ये पैसे दे के काम करवाने वाले भाड़े के टट्टू होते हैं और इनको ये मॉडल जो है ये आईएसआई अब लॉन्च कर रहा है क्योंकि वो डेस्परेट हो रहा है भारत के अंदर कुछ सिविल वॉर करवाने के लिए। मेरी पिछली अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि भारत में सिविल वॉर अब ये बहुत ज़्यादा होगी। तो ये नोएडा में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें अभी खबर आई है कि 400 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। खैर ये तो हमें पक्का पता है कि इसमें हमारे जो योगी जी हैं ये इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं और इन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, क्योंकि ये सारा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले साल जो हैं अब यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसकी भूमिका बननी शुरू हो रही है। उसके लिए हर चीज़ें अपनी तरफ से ट्राई होंगी, तो इसलिए इतना ज़्यादा दंगा और मारकाट करी जाएगी ताकि दिखाया जाए कि देखो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये इसका पहला रीज़न है। इसका दूसरा एक और बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि आप टाइमलाइन समझिए। टाइमलाइन में अगर आपको पता होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले ही योगी जी जो हैं वो सिंगापुर और जापान 2 जगह होकर आए थे और वहाँ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूपी के लिए लेकर आए हैं। अब ये लोगों को, अब आप सोचते हैं कि ये प्रेडिक्शन कैसे आती है, क्योंकि आपको एक पूरी टाइमलाइन देखनी होती है कि एक टाइमलाइन पे क्या-क्या इवेंट हुए हैं। आप पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कई बार ये टाइमलाइन महीनों की, कई बार ये सालों की होगी कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं, तो हुए क्यों हैं? हर चीज़ के पीछे एक सिग्निफिकेंस है। तो अब योगी जी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। अब अगर यूपी में कोई भी एक बिज़नेस आके सेटअप होता है, तो सेटअप के लिए वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है वहाँ की सिक्योरिटी, कि वो बिज़नेस वहाँ पे चलेगा, नहीं चलेगा और उसको कितनी सिक्योरिटी है। जैसे कि जब टाटा और बहुत सारी कंपनियां जो हैं जब बंगाल की तरफ गई थी, तो वहां से उनको मार के भगा दिया गया, उनको सारा बिजनेस तबाह कर दिया गया था। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल वो नहीं है जैसा एक बिजनेस को चाहिए, इसलिए बंगाल जो है वहां पे आपको पता है सारा क्या चल रहा है। खैर, ये एक अनदर रीजन है इस सब के बीच में कि भारत के अंदर सिविल वॉर करवाओ बहुत सारी, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं। बीजेपी का नाम रुइन करो और अलग अलग प्रधानमंत्री का, देश का नाम रुइन करो, और क्योंकि योगी जी अभी बिजनेस लेके आए थे तो उस बिजनेस को रुइन करना है कि ये सेफ नहीं है प्लेस। ये सेकंड रीजन है इसका। तो ये तो रही बात नोएडा के दंगों की। अभी ऐसे आपको और बहुत जगह जगह प्लेसेस दिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि उड़ीसा में, आसाम की साइड में, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की साइड में ये आपको दंगे और ज़्यादा होते हुए दिखें और साउथ साइड में ये दंगे बहुत ज़्यादा होते हुए दिखें। उसका रीज़न ये है कि उड़ीसा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा की साइड में अगर आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे और वहाँ पर बहुत सारी डील्स हुई थी। उसमें से एक डील जो अगर लोगों ने अगर पूरी वो सारी डील्स की, वो एक्चुअल में यूट्यूब या इंस्टाग्राम से नहीं, अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा, तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट जो है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तैयार करने के लिए वो उड़ीसा हब बनेगा उसका, ठीक है? इसलिए हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें जब मोशन में आए, तब उड़ीसा में भी आपको ये दंगे देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे जब कभी भी कहीं दंगे होंगे, ये होंगे, तो आपको इवेंट समझना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये रही बात नोएडा के दंगों की। अब बात करते हैं टीसीएस नासिक में, अमरावती में, ये लव जिहाद की। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये सिर्फ बड़ा इवेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी नज़रों में अब आया है। क्या लव जिहाद बहुत टाइम से नहीं हो रहा है? अब से नहीं हो रहा? क्या ये कुछ अब नया इवेंट है? ये तो सालों से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग जैसे राघव चड्ढा जैसे लोग, खैर उस पर भी अभी हम बात करेंगे, जैसे लोग तो इसको मानने से ही इनकार कर देते हैं। और जितने भी सारे लेफ्ट मीडिया है, इनके सबके मुंह पे अब ताले लग चुके हैं। अब कोई बोल नहीं रहा है। ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनके पास कुछ नए फैक्ट्स और फिगर्स आएंगे फालतू की चीज़ों के, और वो भी मैनिपुलेटेड और ट्विस्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, तब ये जाके कुछ बोलेंगे। खैर, अगर ये लव जिहाद का पूरा कहानी और किस्सा है, इसके बहुत बड़े इशू बनाए ही इसलिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करेंगे कि अब हिंदुओं को यूनिटी में लेकर आना है, और इन सारे लोगों को अब ज़रूरत है अब इसको और ज़्यादा एक्सपोज करके ख़त्म करने की। अच्छा, अब इसमें प्रिडिक्शन, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे धुरंधर जो
पाकिस्तान देखी है हम सब ने और सबको पता है एटलीस्ट, अगर जिसने नहीं भी देखी है, क्या वो सिर्फ आरएनएडब्ल्यू यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बिहाफ पे ही काम करते हैं दूसरे देशों में? नहीं। आईबी और बहुत सारी एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसीज हैं जिनके लोग भारत के अंदर की सिक्योरिटी भी देखते हैं। तो अब ये धुरंधर, अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा प्रिडिक्शन, कि ये जो जैसी ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंदर अभी धुरंधर आएंगे और अभी अपना काम करना शुरू करेंगे। अगर आपको पता हो कि टीसीएस का जो ये पूरा लव जिहाद का केस बस्ट हुआ है, इसमें भी 6 भारत की महान धुरंधर योद्धा जो लेडी थी, वो उसके अंदर थी, लेडी कॉप, जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया, इसके अंदर गई और इस पूरे जो भी ये कांड चल रहा था इसका पूरा पर्दाफाश किया है। तो अब धुरंधर सारे इन सारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू करेंगे और ये खेल बहुत बड़े लेवल पे होगा और बहुत जल्दी होगा। ये हो गई दूसरी बड़ी न्यूज़। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन की और एनालिसिस की। तो अगर आपको पता होगा, छोटी सी न्यूज़ आई थी अगर आपने देखी हो, कि जो नेपाल के पीएम है बेलेन शाह, जो अभी नए पीएम हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने इनवाइट भेजा था। अब आप उसको समझिए कि वो इनवाइट भेज के आपको सिर्फ एक न्यूज़ लगी, लेकिन जो एक एनालिसिस जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ व्यूज़ है, अगर आप उस न्यूज़ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं थी। इसका मतलब है कि भारत अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है। आपको पता है कि भारत का विजन है 2047 2047 तक एक अखंड भारत बनाना, यानी भारत के आसपास की बहुत सारी टेरिटरी उसको एक्सपेंड करना भारत में। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज भारत ने एक देश पे क्लेम किया और अब ये भारत का हिस्सा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें। वो स्लो प्रोसेस कैसे होगा? ये नरेंद्र मोदी का बुलंद शाह को इन्वाइट भेजना और उनका ये इन्वाइट एक्सेप्ट करना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की अब अंदर, नेपाल के अंदर पकड़ बन रही है धीरे धीरे। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मूव क्या होने वाले हैं। बुलंद शाह बहुत सारे अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स लेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर होते हैं, चीजें होंगे, वो भारत के लोग जाके बैठेंगे। ठीक है, भारत की तरफ से या तो वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या वो नेपाल के ही लोग होंगे, लेकिन वो भारत की समर्थ में होंगे, यानी भारत के प्रो में होंगे, प्रो हित या हित में हितकारी होंगे भारत के। ऐसे लोग नेपाल के अंदर आएंगे। ऐसे ही भूटान है, क्योंकि भूटान से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आपको थोड़े टाइम पहले पता होगा कि अजीत डोभाल साहब ने तालिबान को भी यहाँ बुलाया था, अफगानिस्तान को, और इसी तरीके से अफगानिस्तान, नेबरिंग देश आपके बलूचिस्तान, यहाँ तक कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक हिंदू राष्ट्र, जी हाँ। ऐसे ही करके भारत अपने आसपास के नक्शों में इनसे रिलेशन अच्छे करके, सेकंड पॉइंट होता है रिलेशन अच्छे करने के बाद अपने लोग उसके अंदर रखना। इधर वो वहाँ के लोग हैं, उसी देश के लोग हैं, लेकिन वो प्रो भारत हैं, या फिर वो भारत के ही चुने हुए लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो उस देश में जाके काम करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी होने वाला है। अब जब ये होगा, इससे एक और रेफरेंस, इससे एक इन्फ्रेंस, इससे एक डिडक्शन और एक एनालिसिस और एक प्रेडिक्शन अब निकल के आती है। वो ये है कि लोकसभा में अभी मैं नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, 500 के आसपास, 500 550 के आसपास अभी सीट हैं। अब अगर, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी है आसपास के देशों से, तो मैं ये एक और एनालिसिस और प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपको सुनने के लिए मिलेगा कि लोकसभा में भी सीटें जो हैं वो बढ़ गई हैं। वो जो बढ़ी हुई सीटें होंगी, वो एक्चुअल में ऊपर से क्या दिख रहा है, न्यूज़ क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो अंदर की खबर होगी वो ये होगी कि बढ़ी हुई सीटें जो होंगी, जब अखंड भारत के जो लोग होंगे, तो वो लोग आके जब भारत के अंदर बैठेंगे, उनके भी तो रिप्रेजेंटेटिव भारत में आएंगे ना, जब प्रो भारत बनना है तो ये लोकसभा की सीटें जरूर बढ़ेंगी, आप देखना। अब वो कितनी बढ़ती हैं, मेरे हिसाब है अभी अगर 550 के आसपास हैं, तो कम से कम 200 250 से 300 के आसपास सीटें, हो सकता है उससे भी ज्यादा ही सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को हमें कवर करना है। ठीक है, अब एक लास्ट और चीज हम बात कर लेते हैं, वो है राहुल गांधी के ऊपर। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और राहुल गांधी के आपने कुछ स्टेटमेंट देखे होंगे, जैसा कि उसने बोला कि नरेंद्र मोदी, पहली बात तो वो उनसे, नरेंद्र मोदी उनसे उम्र में भी बड़े हैं। एक आम आदमी की उम्र में भी रिस्पेक्ट होती है। और फिर उम्र भी छोड़ो, वो आपके देश के कुछ भी हैं, वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, आपको उनकी कुछ तो रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ठीक है, उसमें वो बोल रहा है कि ये मेरी आंखों में डाल के भी नहीं देख सकता, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं है, ये तो मुझसे डरता है, ये तो बात भी नहीं कर पा रहा है। और हालांकि उससे लिटरली 1-2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। खैर, वो बचकाना है, लेकिन राहुल गांधी को जब सब लोग पप्पू कहते हैं, उसके पीछे के एक्चुअल खेल क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो पे समझाऊंगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।